नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए क्लास 8th सिविक्स की एनसीईआरटी जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी एनसीईआरटी की श्रृंखला में 6th क्लास 7th क्लास सिविक्स की एनसीईआरटी कर ली है और जो हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी के 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसके अध्याय 4 जिसका नाम है कानूनों की समझ, इसके विषय में। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि हमारे देश में संसद जो है हमारी वो कानून बनाने का काम करती है। तो इस अध्याय में हम कानूनों के बारे में समझेंगे, जानेंगे और चर्चा करेंगे। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की सीमा पता होगा। संभव है कि आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हों। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? तो इतनी सारी बातों विषयों पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग शादी की उम्र जो लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए 21 थी, अभी लड़कियों के लिए भी 21 और लड़कों के लिए भी 18 उम्र कर दी गई है। और मताधिकार पता है कि आपको 18 वर्ष पे सबको सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क हो जाने पे सबको वोट डालने का अधिकार मिलता है। संपत्ति सभी लोग खरीदते बेचते हैं तो उसके बारे में भी कुछ जनरल नॉलेज होगी ही। और इसमें बात करेंगे कि जो कानून बनते हैं क्या ये सभी पे लागू होते हैं और ये किस तरीके से बनते हैं, और क्या कोई कानून ऐसा भी होता है जिस पर विवाद हो, जिसको सभी लोग मानने के लिए तैयार ना हो, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, चित्र ही बता रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिन पे हो सकता है कानून बनाए जाने की ज़रूरत हो, ना बनाया जा रहा हो, या जो पहले से उपस्थित कानून है वो उचित ना हो तो लोग विरोध करते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं ताकि उचित कानून बन सके और वो सब पर समान रूप से लागू हो सके। क्वेश्चन है, क्या कानून सब पर लागू होते हैं? तो आपको पता है कि हमारे देश में जो संविधान है, कानूनों नियमों का संग्रह, वो सबसे ऊपर है। यानी कि सभी के लिए इक्वल कानून है, सभी के लिए बराबर कानून है। कोई भी संस्था, व्यक्ति, धर्म कानून से ऊपर नहीं है। सबको कानून के दायरे में रह के ही काम करना होगा। तो समझाने के लिए यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है। इस स्थिति को पढ़ें और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? तो आप लोग विचार कर पाएंगे और देखेंगे, आप तुरंत कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमारी समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार खत्म हो जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है तो उसको कानून से छूट या माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए इस आधार पे, है ना। नहीं तो ये कानून का जो सत्ता का, पावर का क्या हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा। और लोकतंत्र में ऐसी स्थिति बहुत ही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी के साथ समानता का व्यवहार अनिवार्य है। समानता इसका अनिवार्य तत्व है, मुख्य तत्व है, जिसमें किसी के भी साथ भी लिंग, जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति आदि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा राज्य द्वारा, अर्थात सभी के लिए समान कानून है। फिर चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो या फिर कोई आम जनता हो या फिर कोई नेता, सबके लिए एक जैसा ही कानून है। एक जैसी अपराध के लिए
एक जैसी सज़ा सबके लिए, और कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है, अपराधी है, उसको कानून द्वारा एक जैसी ही सज़ा मिलेगी। लेकिन हाँ, जो वास्तविकता है, क्योंकि हमारा कानून आँख पे पट्टी बांधे हुए है, उसको सबूत चाहिए और अपराध सिद्ध होना चाहिए, साबित होना चाहिए। तो ये जो अपराध को साबित करने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें कई बार बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो पावरफुल लोग हैं वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, और साक्ष्य होते भी हैं तो उनको मिटा दिए जाते हैं, और या फिर वो बहुत सारे तरीक़ों से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमारे जो अगर हम बात करें अपने संविधान की, तो उसमें सभी लोगों को समान अधिकार है और सभी के लिए समान कानून है। और जो कानूनी प्रक्रिया है, ये जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए काफ़ी जटिल भी हो जाती है ना। तो कभी कभी इसके कारण उनको नुकसान भी होता है। आपको पता है कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में बहुत ही असमानता वाले, यानी कि भेदपूर्ण भावपूर्ण रवैये वाले कानून प्रचलित थे, जिसमें जो जाति व्यवस्था के कानून थे, और जो हमारा ऊपर जो शासन करता था ब्रिटेन, औपनिवेशिक कानून, तो उसमें भी सबके लिए इक्वल नहीं थे वे। जैसे जाति व्यवस्था में आपने देखा कि अगर वही काम एक छोटी जाति का व्यक्ति करता है तो उसके लिए अपराध दंड अलग है, और वही अगर कोई उच्च जाति का वही व्यक्ति वही काम करता है तो हो सकता है उसके लिए दंड का प्रावधान ही ना हो, है ना। उसके लिए वो सही माना जाए, और छोटी जाति करता है तो गलत माना जाए। इस टाइप की व्यवस्थाएं प्रचलित थी। पता है कि लोकतंत्र में जो लोग हैं वो कानूनों में भागीदारी करते रहते हैं। आपने देखा था कि जो हमारा हिंदू धारा अधिनियम 2005 थी, जिसमें महिलाओं को, बेटियों को भी संपत्ति का अधिकार मिला, तो उसके लिए आवाज़ उठाई गई, लड़ाइयाँ लड़ी गई, तब ये हुआ। और कोई भी नियम कानून जब बनता है तो उसके लिए संघर्ष होता है, तो उसमें सबका ही योगदान होता है, तब जाके कोई जो चीज़ें हैं वो कानून के रूप में परिणित होता है। जब किसी विषय में कानून बनने की आवश्यकता को महसूस किया जाता है, या किसी कारणवश किसी को कोई समस्या उत्पन्न हो रही होती है, और उस समस्या पर जब विचार किया जाता है, उस समस्या को उठाया जाता है, उस पर बात की जाती है, तभी उसके लिए कानून बनते हैं। ऐसे तो कोई भी जब तक कोई पहल नहीं करता है तब तक किसी का ध्यान भी उस विषय में नहीं जाता है। सबको लगता है कि हाँ ये नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब उसी से किसी को इतनी ज़्यादा परेशानी होने लगे कि उसका जो जीवन भी समाप्ति की ओर आ जाए, तब इस स्थिति में लोग, और वो भी जब एक दो लोग प्रभावित होते हैं तो इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जब एक बहुत बड़ा समूह इन्हीं चीज़ों से गुजर रहा होता है, किसी परेशानी को झेल रहा होता है, और वो समस्या रिपीटेशन मोड में हो रही होती है, तब उस पर आवाज़ उठाई जाती है, क्योंकि वो फिर उसको रोकना ज़रूरी होता है। करें नए कानून किस तरह बनते हैं इस विषय में, तो आपने देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में संसद में कि जो हमारे सांसद हैं वो अपने मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाते हैं संसद में, फिर उस पर उसका प्रस्ताव देते हैं और कानून बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ तरीके हो सकते हैं कानून निर्माण में, जैसे कि लोगों का विरोध, उनका किसी भी विषय में आवाज़ उठाया जाना, उनका संघर्ष उस विषय में कानून बनाने के लिए सरकार को प्रेरित या मजबूर करता है उस विषय में सोचने के लिए। तो यहाँ पे एक घरेलू हिंसा पे कानून कैसे बना उसका एक उदाहरण दे रखा है। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुँचाता है या धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुँच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। तो ये घरेलू हिंसा अधिनियम, ये कानून कैसे बना
इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। 90 के दशक के में जो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रूप ले लिया था, और महिलाएं जो हैं कहीं दहेज के कारण, कहीं किसी भी समस्या के कारण घर में पति द्वारा या ससुराल के लोगों द्वारा प्रताड़ित की जाती थी, या उनको मार दिया जाता था। जला देने की भी घटनाएं सामने आईं, और इसके लिए जब महिलाओं ने और महिला संगठनों ने मिलकर आवाज़ उठाई, तब ये हमारा जो कानून बना, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ये अस्तित्व में आया और महिलाओं को इससे संरक्षण प्रदान हुआ। ये इसकी कहानी दे रखी है कि कैसे ये बिल अस्तित्व में आया, कैसे बना ये कानून। तो अक्टूबर 2006 से शुरुआत करी गई है, यानी कि जब ये कानून बन गया। अरे साजिया, ये जो एक दो महिलाएं हैं जो महिला संगठन की इसमें कानून के में बनाने के लिए हिस्सेदारी भी कर चुकी हैं, महिला संगठनों की सदस्य हैं, वो आपस में बात कर रही हैं। अरे साजिया, ये कहती हैं, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। तो ये कहती हैं, अरे महिलाओं के लिए क्यों? हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून के बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। मतलब कानून चाहिए क्यों, हमको उसकी ज़रूरत भी बतानी पड़ी, और कितना टाइम लगा। ये 90 के दशक की बात है। 1991 से शुरू हुआ था लड़ाई इन लोगों की, और 2006 में ये लागू हुआ, जिसका नाम था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र की एक कड़ी याद है। तो अब अपनी जो चीज़ें हुई पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो अप्रैल 1991, दफ्तर का एक आम दिन। यहाँ पे जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनके पास दो महिलाएं आई हुई हैं अपनी समस्याएं लेके। एक महिला कहती है, मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है, मैंने अभी तक किसी से बातें नहीं बताई हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। तो ये यहाँ पे आके अपनी समस्या बता रही हैं, और ऐसी ये समस्या हमारे देश की हर महिला की आम समस्या हो सकती है, और अभी तो ये कम हो गया है, उस टाइम पे ये ज़्यादा होगा, इसीलिए इस टाइप की बातें उठी। ये अक्सर देखे जाने वाली चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि हर जगह हो, लेकिन ज़्यादातर जगह मिल जाता है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। मेरा बेटा, ये जो माता जी हैं, बूढ़ी माता हैं, वो कह रही, मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे, मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहें तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि पति द्वारा ही प्रताड़ित करी जा रही हो महिलाएं, यहाँ पे बेटा और बहू भी उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप की समस्याएं इन लोगों के सामने आई। तो अब ये कह रही हैं कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तो बस चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। मतलब महिलाएं अपने पति की, अपने बेटों की, बच्चों की शिकायत नहीं करना चाहती हैं कहीं, लेकिन बस वो ये चाहती हैं कि उन्हें सही से सुकून से रहने दिया जाए। और ये दादी अम्मा कहती हैं, मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। तो जो वहाँ के अधिकारी हैं वो कहती हैं, बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उनमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं हैं। तो उस समय जो कानून था उसमें ये दोनों ही तरीके जो महिलाएं चाहती थी वो संभव नहीं था। तो 1990 के दशक में विभिन्न मंचों पर एक नए कानून की मांग उठती रही। ये शुरुआत हो गई थी 90 से कि एक नए कानून की मांग की जा रही थी। जन सुनवाई इसमें महिलाएं अपनी अपनी समस्याएं रख रही थी। हमने कई महिलाओं की आपबीती सुनी। हमने देखा कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं, कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। और फिर 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा
रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया, मतलब इसमें सारी ही चीज़ें जो जो समस्याएं आ रही थी महिलाओं के सामने और जिनका निपटारा किया जाना ज़रूरी था, उसको समझने के लिए इन सारे लोगों ने मिलकर एक मसौदा तैयार किया और फिर उस पर चर्चा हुई। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। सबने अपनी राय रखी। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान में बेदखली से बचाया जाना चाहिए कि कोई उनको घर से बेदखल ना कर पाए। और आर्थिक मदद के बारे में भी क्या ख्याल है, तो महिलाओं को आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। इन सारे विषयों को भी इसमें रखा गया। विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की गई। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। और फिर आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन 2002 में पेश हुआ और उसमें इस विधेयक में उन्होंने देखा, महिला जो संगठन की महिलाएं थी, उन्होंने कि इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं जो हमने सुझाई थी, हमें विधेयक में इस रूप का विरोध करना चाहिए। तो ये कहती हैं हाँ चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करते हैं ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। 2002 में जो विधेयक पेश हुआ संसद में, उसमें वो चीज़ें नहीं थी जिन चीज़ों की मांग उठ रही थी, यानी कि वो कानून जो बनने जा रहा था वो प्रभावी नहीं था, उसमें सारी चीज़ें शामिल नहीं की गई थी। तो हो सकता है कि वो प्रभावी नहीं होता और जो चाह रही थी महिलाएं वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो फिर से उसका भी विरोध हुआ। कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। फिर संसदीय स्थायी समिति ने के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। नए कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। और फिर दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। और फिर 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ इस तरीके से। अब यहाँ पे अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह नया कानून क्या है? यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा पेश की गई है। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। तो वर्तमान में पहले की तुलना में हिंसा कम होती है, लोगों को थोड़ा सा कानून का भय है, लेकिन अभी भी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। वो समाज में जो लोगों की कुपित मानसिकता को दिखाती हैं, ऐसा कह सकते हैं, वो चीज़ें दिख जाती हैं, लेकिन उसके लिए भी समय समय पर विरोध होते रहते हैं। और कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बदलती है, परिस्थितियाँ धीरे धीरे ही बदलती हैं। हमारा जब संविधान बना तो उसमें समानता का अधिकार सबको मिला, बराबरी का अधिकार सबको मिला था हमारे संविधान द्वारा। लेकिन इस टाइप की घटनाएं महिलाओं को लेके, जो जातिगत भेदभाव वाली समस्याएं, ये बहुत ही समय तक चलती आई हैं और अभी भी कहीं कहीं दिख जाती हैं। तो कोई भी चीज़ एकदम से किसी के अंदर से निकाल देना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, इस टाइप से धीरे धीरे कानूनों को प्रभावी बनाकर इसको रोका जा सकता है। यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं
महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए भी आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। और ये कहती हैं अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। मतलब कानून तो बन गया है, लेकिन हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। कभी कभी जो ये हिंसा होती है उसके ऐसा कोई कानून है लोगों को पता भी नहीं होता है, तो वो फिर उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। और महिलाएं तो ज़्यादातर जो गांव ग्रामीण महिलाएं हैं, पिछड़े इलाकों की महिलाएं हैं, अशिक्षित होती हैं, उनको शिक्षा भी नहीं मिल पाती है, तो इस टाइप की चीज़ों के बारे में वो जान नहीं पाती हैं, तो उनको पता ही नहीं है। फिर उनको पता चलता है कि हाँ, ऐसा तो हमारे समाज में होता चला आ रहा है, और अगर इस कानून बनने के बाद भी उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उसको वही समाज की समस्या मान लेती हैं कि हाँ, ऐसा तो हमारे मतलब जो हमारे माता थी, हमारी जो पहले की महिलाएं थी उनके साथ भी हो रहा है, तो कोई नई बात नहीं हमारे साथ, तो ये सोच के वो चुप रह जाती है। तो इसलिए उसके बारे में लोगों को जानना ज़रूरी है, सबको पता होना ज़रूरी है। तो कह रहे हैं कि वही उसके बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इस हालत में उबरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती हैं, इसीलिए उन्हें पीड़ित के बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे, यानी कि समस्याओं से जो जूझ कर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे, वो क्या है, सर्वाइवर है। तो इसीलिए इन जो अत्याचार से पीड़ित महिला हैं उनको सर्वाइवर कहना चाहिए। अब बात करते हैं अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून के बारे में, कि अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या होते हैं। तो वो कुछ कानून ऐसे होते हैं अलोकप्रिय, यानी कि जो लोगों को प्रिय ना हो। कुछ कानून ऐसे बन जाते हैं जो समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को के हित में ना हो, है ना, तो वो जो उनके हित में नहीं होगा वो अलोकप्रिय हो जाएगा। और फिर अगर वो कानून बन गया है तो उसको लोगों को मानना भी पड़ेगा, तो ये एक समस्या उत्पन्न कर देता है। तो ऐसे ही कानून विवादास्पद, यानी कि जो विवाद में है वैसा कानून कहलाते हैं। तो ऐसे जो कानून होते हैं अलोकप्रिय, विवादास्पद कानून होते हैं, तो इनके बारे में क्या होता है, ऐसे कानून का जनता द्वारा विरोध किया जाता है। अब तो विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, जनसभाएं करते हैं, रैलियां निकालते हैं, मोर्चे निकालते हैं, पोस्टर अभियान चलाते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से भी, सोशल मीडिया पर भी इसका विरोध करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे हम देखें तो जो हमारा कृषि कानून वाला बिल था उस पर लोगों ने कितना उसका विरोध किया, लंबा विरोध किया, और अंत में सरकार को जनता की बात माननी पड़ी, क्योंकि शासन किसका है, जनता का है। जीत हुई। तो इस तरह से विरोध जब भी होता है, जब ऐसा लगता है कि जो कानून बना है वो हित में नहीं है, उसको बनाने के पीछे जो नीयत है वो साफ नहीं है, जो उद्देश्य है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं संसद में सभी वर्गों की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। सभी वर्गों की भागीदारी होगी तो जो कोई भी वैसा कानून पास ही नहीं हो पाएगा जो किसी एक वर्ग का अहित कर रहा हो। लेकिन संसद में चूँकि सारे वर्गों की जो बराबर भागीदारी नहीं है, एक ही वर्ग के व्यक्ति हैं, ज़्यादा हैं, तो फिर उस स्थिति में ऐसे कानून पास हो जाते हैं। इसके लिए हम जो हमारे नगर क्षेत्रों में रहने वाले जो पटरी दुकानदार हैं उनकी समस्याओं को इसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, कि वो लोग जो सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगाते हैं, आपने देखा होगा, सब्जी वगैरह बेचते हैं, बहुत सारे सामान बेचते हैं, सड़क के किनारे ही दुकान लगा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो यातायात जो है प्रभावित होता है। लोगों को जो फुटपाथ होते हैं वो पैदल निकलने वाले यात्रियों के लिए होते हैं, लेकिन अगर उस पर दुकानें लगी हैं तो फिर वहाँ पे समस्याएं आती हैं यातायात के संचालन में। तो इसको जो सरकार ने गैरकानूनी घोषित कर दिया कि वहाँ पे आप दुकान नहीं लगा सकते, लेकिन ये इस समस्या पे विचार तो हो गया कि हाँ, लोगों को रास्ता खाली होना चाहिए,
निकलने में परेशानी हो रही है। लेकिन इसका एक सत्य ये भी है कि जो ये पटरी दुकानदार हैं, ये हमारे जो शहर हैं, शहरों की बड़ी जनसंख्या के लिए ये जो चीज़ें हैं बहुत सस्ते दाम पर उपलब्ध कराते हैं और बहुत उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इसके लिए भी, इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए उनको। इस तथ्य को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि अगर उनकी दुकानें हटवा देंगे तो उनका एक तो रोज़गार छिन जाएगा। रोज़गार के अभाव में फिर वो लोग बुरे कामों की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, उसकी हिंसा वगैरह में जा सकते हैं, चोरी वगैरह में जा सकते हैं, क्योंकि इंसान को अपना पेट पालने के लिए कोई ना कोई रोज़गार तो चाहिए। तो उसको भी, उनके रोज़गार भी ना छिने, इसके लिए नगर पालिका ने विचार किया कि इस पे जो शहरों के जो क्षेत्र खाली पड़ी जगह है वहाँ पे लोगों के लिए जगह बना दी जाए कि जहाँ पे लोग अपनी दुकान एक जगह पे लगा सकें। तो उनको स्थान भी उपलब्ध कराना जाना चाहिए, है ना। सिर्फ फुटपाथ खाली करा लिया तो उनको काम भी चला जाएगा, और फुटपाथ नहीं खाली कराया तो फिर यातायात में दिक्कत आती है। तो दोनों ही पक्षों पे विचार होना ज़रूरी है। हमने पिछली क्लास में एक उदाहरण पढ़ा था, ये जो अमेरिकी अश्वेत महिला हैं रोजा पार्क्स के बारे में, जिन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया था, मतलब इनके ही विरोध से जन्मा था। उससे नागरिक अधिकार कानून बना था 1964 में। वहाँ पे ये था कि पहले का जो कानून था उसके अनुसार जो अश्वेत लोग थे अमेरिका के, यानी कि जो अमेरिकी अफ्रीकी थे, उन लोगों को, जो गोरे लोग थे, उनको बस में बैठने के लिए जब कोई गोरा व्यक्ति चढ़े तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी, यानी कि कोई अमेरिका का जो मूल निवासी वो चढ़े तो उनको अपनी सीट देनी पड़ती थी, उनको खड़े होना पड़ता था, और उनके लिए अलग अलग, मतलब कई स्तर पे भेदभाव था, अलग शिक्षण संस्थाएं थी, इस टाइप से। तो फिर वहाँ पे जब उसका विरोध हुआ 1955 में शुरू हुआ था, ये 1 दिसंबर 1955 से, और फिर बना ये जब उनको मिला कब, नागरिक अधिकार कानून बना 1964 में। तो संघर्ष लंबा चला, लेकिन इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हाँ, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है, भेदभाव ज़्यादा हो जाता है, समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर उसमें बदलाव की ज़रूरत होती है। और क्योंकि सबको ही समानता का अधिकार है, सभी लोग जो इस पृथ्वी पर आए हैं एक ही जैसी चीज़ें रखते हैं, तो उनको सबको एक ही जैसे राइट्स मिलने चाहिए। इसीलिए जब ऐसी समस्याएं आती हैं, किसी को लगता है कि ऐसे कानून बने हैं जो नहीं होने चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो लोग उसमें परिवर्तन के लिए संघर्ष करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और उसमें परिवर्तन निश्चित ही रूप से होता है। हमारा संविधान में कई सारे संशोधन भी हुए हैं कानूनों को परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए। तो इसी टाइप से जो पहले से प्रचलित कानून हैं उनको भी बदला जाता है। बस इसमें ज़रूरत है तो इस बात की कि जनता को जागरूक होना चाहिए, लोगों को अपने हक, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि संसद तभी प्रभावी होगी जब लोग उसमें जुड़ेंगे और उसमें अपनी हिस्सेदारी करेंगे, भागीदारी करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 4, कानूनों की समझ। वीडियो पसंद आया तो अपने लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।